हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। इसके पहले के सेशन में हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का कुछ टॉपिक कर लिया है। इसके दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, एक इंट्रोडक्शन के नाम पर और दूसरा है ग्लाइकोलिसिस। तो अगर हम देखें कि ग्लाइकोलिसिस का जो रिजल्ट था वो क्या था, पायरुविक एसिड। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस टॉपिक को जो आपके सामने दिख रही है स्क्रीन पर, दैट इज फर्मेंटेशन। होप सो आपके पास भी आपकी एनसीईआरटी बुक होगी। तो अगर हम देखें, एक रिकॉल करें अपनी लास्ट की क्लास को, तो हमने देखा था कि ग्लाइकोलिसिस जो है, यानी कि उसमें क्या था, ग्लूकोज की लाइसिस। ये रहा ग्लूकोज, और ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड। इस ग्लूकोज की लाइसिस हुई, प्रोसेस नाम दिया आपने ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, और इस ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो प्रोडक्ट बना वो था पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें, यह है CH3 CO COOH, 3 कार्बन कंपाउंड। तो इसके मॉलिक्यूल्स कितने बने? 2। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान एक भी कार्बन का लॉस CO2 के फॉर्म में नहीं हुआ है, यानी कि CO2 का फॉर्मेशन ग्लाइकोलिसिस में नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये एक एनएरोबिक प्रोसेस है। ये एक एनएरोबिक प्रोसेस है, और इसीलिए ये कॉमन है सारे जितने भी सेल्स आपके पास हैं, चाहे वो यूकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक हो, एरोबिक रेस्पिरेशन हो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस सब में होगी। पहली चीज। दूसरी चीज, इस ग्लाइकोलिसिस के दौरान हमने देखा कि स्टार्टिंग में हमने 2 ATP खर्च किए थे। तो ये हमारा हुआ 2 ATP जो हमने स्टार्टिंग में खर्च किए थे। उसके बाद हमें इसमें से 4 ATP मिले थे, 4 ATP भी मिले थे। तीसरी चीज, इसमें हमें मिला था 2NADH+H+, जिसे आप कहते हैं रिड्यूस कोएंजाइम्स। अब अगर हम एटीपी के फॉर्म में देखें कि नेट गेन एटीपी कितना हुआ था ग्लाइकोलिसिस में, तो वो आपके पास था खर्च करने के बाद, वो था आपके पास 2 ATP। यानी कि नेट फायदा आपको कितना हुआ ग्लाइकोलिसिस से? 2 ATP का, क्योंकि 2 आपने खर्च भी तो किए थे, 2 ATP। अब अगर ये पायरुविक एसिड का रेस्पिरेशन हम एरोबिक तरीके से करवाएं, तो होगा क्या? ये जो आपके पास दिख रहा है, ये रिड्यूस कोएंजाइम्स, इनके पास पोटेंशियल है, क्योंकि आपको पहले भी बताया था कि आप एटीपी को कैसे ट्रीट करेंगे, NADH+H+ को कैसे ट्रीट करेंगे, और FADH2 को कैसे ट्रीट करेंगे। FADH2, अब ग्लाइकोलिसिस में FADH2 तो बनता नहीं, बट आपको समझाने के लिए ये समझाना जरूरी है, पहले भी इसको समझा दिया है। एटीपी को आप ट्रीट करेंगे कि आपको ये कैश अमाउंट मिला है, जितना मिला आप उसका वर्थ अमाउंट मार्केट में आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन अगर आप NADH+H+ की बात करें या FADH2 की बात करेंगे, तो ये आपको कैश अमाउंट नहीं, ये आपको चेक मिल रहा है। तो चेक अमाउंट को आपको प्रोसेस कराना पड़ेगा पर्टिकुलर जगह पर जाकर, यानी कि इस NADH+FADH2 जो ये वर्थ अमाउंट है इसका, 1 NADH+H+ इज वर्थ टू 3 ATP। और अगर आप FADH2 की प्रोसेसिंग करवाते हैं, यानी फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो ये आपको कितना एनर्जी देगा? 2 ATP के बराबर। ये ऑक्सीडेशन करवाएंगे तब, यानी कि इसके पास ये हिडन पोटेंशियल है, इसकी प्रोसेसिंग आप करवा देंगे, मतलब ऑक्सीडेशन करवा देंगे, तब जाकर ये इतना अमाउंट देगा। ये 2021 का नीट का क्वेश्चन था। बढ़िया। तो ये अमाउंट जो रिलीज करेगा, इसके लिए इसकी ऑक्सीडेशन होनी जरूरी है। इसका मतलब हम ये प्रोसेस कहाँ पढ़ेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन में, क्योंकि वहीं पर आपको ऑक्सीजन अवेलेबल मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो पायरुविक एसिड बना, इसके फेट यानी कि तकदीर ये बताएगी कि पायरुविक एसिड फर्दर क्या बनाने वाला है। तो अगर हम इस पायरुविक एसिड का फेट देखें, तो हमें 3 फेट नजर आता है। क्या? एक
तो इसकी एरोबिक रेस्पिरेशन आप करवा दीजिए, एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन करवा कर फिर हम देखें, एरोबिक रेस्पिरेशन उसको करवा कर फिर हम देखें कि इसमें कितने एटीपी का गेन हो रहा है। नेक्स्ट, इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन ना करवाएं, यानी कि हम क्या करवा रहे हैं, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एन एरोबिक, दो ही फंडा हुए, या तो एरोबिक या तो एन एरोबिक। अब एरोबिक के लिए तो हमारे पास प्रॉपर डिस्कशन है, अगर आप एनसीईआरटी देखें तो हमारे पास ये डिटेल इंफॉर्मेशन है एरोबिक को लेकर। देखिए, एरोबिक को लेकर हमारे पास डिटेल इंफॉर्मेशन है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ये है इस फर्मेंटेशन को लेकर, यानी कि हम डिस्कस करने वाले हैं इस एन एरोबिक प्रोसेस को लेकर कि एन एरोबिक प्रोसेस क्या होगी। अब देखिए, ये था आपके पास ग्लूकोज। हाँ, एक चीज और इससे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, वो ये कि इस पूरे प्रोसेस को ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में बनना, फिर अब इस पायरुविक यानी कि ग्लाइकोलिसिस को आपने पढ़ लिया था, अब इस पायरुविक एसिड का एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करवाना, जिसे आप कहते हैं फर्मेंटेशन। तो इससे एक रिलेटेड एक साइंटिस्ट है, उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम था बकनर। स्पेलिंग है BUCHNER, आप इसे बोलेंगे बकनर। एक्चुअली इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए इस प्रोसेस के लिए है क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके, डेमोन्स्ट्रेट करके, और फिर फर्मेंटेशन की प्रोसेस को बहुत ही अच्छे से बताया था ईस्ट में। और वहां पर जो एंजाइम यूज हुआ था उसका नाम था जाइमोज, जाइमेज है। और इसीलिए इस प्रोसेस को हम जाइमोसिस भी कहीं कहीं, जब आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे तो जाइमोसिस भी पढ़ेंगे, ये इसी से रिलेटेड है। तो अब ये साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छा डेमोन्स्ट्रेट करके ईस्ट के अंदर बताया था, इसलिए इसे आप याद रखेंगे। बुक में आपको ये मेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये याद रखना है। अब हम बात कर रहे हैं इस पायरुविक एसिड की, यानी कि ग्लूकोज ये हो गया, ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस हो गई, और अब आपके पास ये पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो चुका है, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो चुका है। ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है। अब आपको यहाँ पर बहुत ध्यान देने की जरूरत ये है कि पायरुविक एसिड का आपने स्ट्रक्चर अभी देखा कि CH3COCOOH, ठीक है। बैलेंस करने के लिए हमने बता दिया कि ये 3 कार्बन कंपाउंड है, तो ये 2 मॉलिक्यूल बनेगा, क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, तो बार बार एक ही जिक्र नहीं किया जाएगा। अब बात होती है इस पायरुविक एसिड की, कि अब ये पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन प्रोसेस होने वाला है। तो आप एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि इस पायरुविक एसिड में, ये सुनकर आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि इस पायरुविक एसिड में जो आपका फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, इसमें एक भी एटीपी की सिंथेसिस नहीं होती। इसमें एक्चुअली एटीपी का सिंथेसिस होता ही नहीं है। तो आप कहेंगे कि अगर एटीपी का सिंथेसिस फर्मेंटेशन में होता ही नहीं है, फिर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? एक्चुअली हम इसे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो ये पायरुविक एसिड है, इसका फर्दर किस तरह से प्रोसेसिंग हो रही है, किस जगह पर ये क्या प्रोडक्ट बना रहा है, और उस प्रोडक्ट बनाने के दौरान ये एक और चीज का फॉर्मेशन करेगा जिसका नाम है NAD+। ये कंटिन्यूअस सप्लाई हमें चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि जब तक NAD+ का कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं होगा, तब तक ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस भी रन नहीं हो सकता। और अगर ये फर्दर प्रोसेसिंग आप नहीं करेंगे तो NAD+ का सप्लाई रुक जाएगा और ये फर्दर ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस भी रुक जाएगा। कहने का मतलब कि ये जो नेट गेन आपका 2 एटीपी हो रहा था ना, यहाँ पर 2 एटीपी, ये भी आपका रुक जाएगा। कहने का मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एटीपी की कोई भी सिंथेसिस करने का जरिया ही रुक जाएगा, इसीलिए फर्दर प्रोसेसिंग करवा रहे हैं। अब ये इंफॉर्मेशन जो है, अब इसको डिस्क्लोज किया जा रहा है। चलिए, ये रहा आपके पास ग्लूकोज, अब ये है आपके पास पायरुविक एसिड। अब इस पायरुविक एसिड को हम PA लिखा करेंगे, क्योंकि अब समझ गए कि आप भी समझ गए हैं। अगर इस पायरुविक एसिड को देखें तो अब हम चलते हैं इसके फेट की तरफ। एक तो ये बनाएगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये है आपके पास
लैक्टिक एसिड कितने कार्बन का है? लैक्टिक एसिड है 2 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो अगर आप इस लैक्टिक एसिड को देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा CH3CHOH, ठीक है। ये क्या है आपका? लैक्टिक एसिड। शायद अभी 2 कार्बन बोला था, 2 कार्बन नहीं 3 कार्बन। ये रहा आपके पास 3 कार्बन। ये क्या है? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अच्छा, अब इस लैक्टिक एसिड को ध्यान से अगर आप देखें तो इसमें इस 2 जगह यहां हाइड्रोजन एक्चुअली आया कैसे? क्योंकि पायरुविक एसिड के स्ट्रक्चर में तो CH3COCOOH है। आप देखेंगे कि इस पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के दौरान 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी है। तो आखिर, और ये जगह भी बता दिया, एक इस जगह पर और एक यहां। तो ये 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आए कहां से? ये 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जो आए हैं, ये आया है NADH, NADH प्लस H प्लस जो बना था ना ग्लाइकोलिसिस में, ये क्या करेगा? ये ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज का मतलब यही नहीं होता कि ऑक्सीडेशन का ऐड होना, यानी कि ऑक्सीजन का ऐड होना। हाइड्रोजन का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। तो यहाँ ये क्या करेगा? यहाँ इस जगह पर इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि NADH प्लस H प्लस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ ऑक्सीडेशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। अब ये क्या बना देगा? NAD प्लस। अब आपको याद होगा कि 2 मॉलिक्यूल बनते थे ग्लाइकोलिसिस के दौरान, हम भी यहाँ 2 ले रहे हैं, इसका भी 2 मॉलिक्यूल कंटिन्यूअस सप्लाई होने के लिए तैयार है, और यहाँ 2H प्लस भी रेडी है, ठीक। अब 1 से आएगा आपके पास 2H प्लस, तो 2 से आपके पास 4 आ जाएंगे, क्योंकि इसके भी 2 मॉलिक्यूल बन रहे थे, तो आप बैलेंस करना जानते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि कंटिन्यूअस इस NAD प्लस की सप्लाई हो गई ग्लाइकोलिसिस के लिए। यहाँ पर एक प्रोसेस की NADH प्लस H प्लस जो ये कोएंजाइम है, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ये तो अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी का रिडक्शन भी तो होना चाहिए। आप देखिए पायरुविक एसिड का क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो यहाँ हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, पायरुविक एसिड इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। तो अगर कोई पूछे कि पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ, तो आप कहेंगे पायरुविक एसिड का रिडक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें H प्लस ऐड हुआ। कहाँ से वो H प्लस आया? वो आया NADH प्लस H प्लस से, ठीक है। और इससे NAD प्लस भी जनरेट हो गया है वापस से ग्लाइकोलिसिस में यूज होने के लिए। अब इस प्रोसेस को आपने क्या बोला? इस प्रोसेस को आपने बोला लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन प्रोसेस। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। नोट करने वाली ये बात है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दौरान नो CO2 इज प्रोड्यूस्ड। CO2 का प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। इक्वेशन आपको दे दिया जाएगा लैक्टिक एसिड प्लस CO2, लैक्टिक एसिड बिना CO2 के लिखा रहेगा, आपको टिक करना है सिर्फ ओनली लैक्टिक एसिड वाले पर, क्योंकि लैक्टिक एसिड के साथ CO2 का प्रोडक्शन नहीं होता। पहली चीज, अगर इसका एग्जाम्पल का जिक्र किया जाए कि ये एग्जाम्पल होता कहाँ है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, तो ये होता है, जैसे एक एग्जाम्पल दे देते हैं हम आपको, ह्यूमन स्केलेटल मसल सेल्स। ह्यूमन के मसल सेल्स में, ह्यूमन के मसल्स में होते हैं। और मसल्स में आपने देखा होगा कि कभी कभी हमें मसल्स में बहुत एक्यूट पेन शुरू हो जाता है, जिसके बाद हम काम नहीं कर सकते। उस वक्त हमारे मसल्स में यही लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा मसल कैसा फील करता है? फटीग, ठीक है। इसका मतलब हमारे मसल्स को किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की सप्लाई वहां कम हो गई है, ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है। आपने एक डिजीज का नाम सुना होगा, एक कंडीशन सुना होगा, हार्ट में जो कार्डियक मसल सेल्स है उनमें आपने सुना होगा कि वहां भी एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है, वहां भी होती है। और उसी का रीजन है, आपने सुना होगा एंजिना पेक्टोरिस। जब हार्ट में पेन होता है और वो पेन किस तरफ से रिलीज होता है? आपके बाएं हाथ से। तो वहां पर भी लैक्टिक एसिड का ही आपका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। खैर इतना डिटेल तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इसका एग्जाम्पल क्या है?
तो ये एग्जाम्पल है ह्यूमन का मसल सेल्स। तो ह्यूमन सेल्स फील्स फटीग ड्यू टू दी प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल। क्यों? ऑक्सीजन के कम होने की वजह से। अब ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया। अब आप देखिए, क्या इस प्रोसेस में एक भी एटीपी का फॉर्मेशन हुआ? आंसर इज नो, एक भी एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। और इसका प्रोसेस का इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आ गया कि कंटिन्यूअस हमारा ये Na++ का सप्लाई जारी रहेगा ताकि हमारा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस अनइंटरप्टली चलता रहे, बिना रुके हुए चलता रहे। अब आगे चलते हैं इसकी दूसरी फेट की तरफ, यानी कि इस फर्मेंटेशन को आपने बोला लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दूसरे प्रोसेस को हम कहते हैं, और इसे हम एक बार एनसीईआरटी से डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इन फर्मेंटेशन से बाय ईस्ट, इसका जिक्र अभी हम करेंगे। द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव्ड अंडर एन एरोबिक कंडीशन by sets of reactions where pyruvic acid is converted to CO2 and ethanol. pyruvic acid किस में कन्वर्ट हो गया? इथानॉल में एंड CO2 में। इसके बीच के एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर भी बनता है जिसे हम एसिटल्डिहाइड करते हैं, हम उसे डिटेल पढ़ेंगे। द एंजाइम्स पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे कि इस प्रोसेस के दौरान एक एंजाइम है जिसका नाम है पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या करता है? कैटेलाइज करता है इस रिएक्शन को। अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड एंड मसल्स में भी होता है। दे स्टेप्स इन्वॉल्व आर शोन इन फिगर 14.2 जो आपके बुक में यहाँ गिवन है, हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। इन एनिमल सेल्स ऑल्सो लाइक मसल सेल्स, इसी का एक जिक्र अभी आपको किया गया है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज When oxygen is inadequate, मतलब जितना चाहिए उतना नहीं है, for cellular respiration, pyruvic acid is reduced. pyruvic acid क्या हुआ? Reduced हुआ to lactic acid, और NADH+H+ क्या हुआ? Oxidized हुआ, जो कि आपको स्लाइड पर अभी समझाया गया था। और यहाँ पर एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसका नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो दो नाम आपने एंजाइम का यहाँ देखा, ये इंपॉर्टेंट। एक नाम आपने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में देखा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम का नाम बहुत इंपॉर्टेंट। द रिड्यूसिंग एजेंट NADH+H+, देख रहे हैं आप, विच इज रीऑक्सीडाइज्ड, आप देख रहे हैं यहाँ पर रीऑक्सीडाइज लिखा हुआ है, टू NAD+ इन बोथ द प्रोसेसेस, ताकि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस चलती रहे। इन बोथ लैक्टिक एसिड, चाहे वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन प्रोसेस हो या अल्कोहल फर्मेंटेशन प्रोसेस हो, दोनों ही प्रोसेस में नॉट मच एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस होती। और इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस में तो एक भी एनर्जी नहीं बनती, जितनी बनी हुई होती है वो ग्लाइकोलिसिस के दौरान ही बनी हुई होती है। लेस देन 7% ये डेटा दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है कि कितना बनता है। लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज्ड फ्रॉम एंड नॉट ऑल ऑफ इट्स इज ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ ATP। जितना आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में बनता है ना, उससे कई गुना कम इसमें आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ETC की प्रोसेस तो होती ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रोसेस नहीं होती, एनारोबिक प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो द प्रोसेस आर हजार्डस, इधर एसिड और अल्कोहल यानी कि लैक्टिक एसिड या तो इथानॉल इज प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पर आपसे एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन पूछेगी कि व्हाट इज द नेट ATPs दैट इज सिंथेसाइज्ड, कैलकुलेट कीजिए और बताइए कितना बनेगा। 2 ATP का नेट की बात कर रहे हैं, तो 2 ATP जो ग्लाइकोलिसिस का रिजल्ट है। नाउ इसको कैलकुलेट करके आपको बताना है। व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज फर्मेंटेड टू अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। नाउ एक चीज और यहाँ पर ये एक बताया गया है कि ईस्ट पॉइजन, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ईस्ट पॉइजन कर लेता है, क्योंकि ईस्ट क्या करता है? इथानॉल का प्रोडक्शन करता है। इस पार्ट को बेटर होगा कि हम इस पॉइंट को यहाँ डिस्कस कर लें, फिर डिस्कस करें आपसे कि ईस्ट करता क्या है अपने साथ। देखिए, आपको अभी ये प्रोसेस बताया गया कि ग्लूकोज, फिर से कंसंट्रेट करेंगे यहाँ पर, ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड है, ये पायरुविक एसिड बनाया, पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड, और इसका आपने ये देखा कि लैक्टिक एसिड कैसे बना, यानी कि लैक्टिक एसिड वाला प्रोसेस आपने देखा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन।
लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये प्रोसेस आपने देखा और ये आपको समझ में आ गया। अब हम इसका दूसरा प्रोसेस ले चलते हैं जो कि है अल्कोहल फर्मेंटेशन। अब देखिए इसमें क्या बनाएगा ये पायरुविक एसिड, इसमें बनाएगा एसिटल्डिहाइड। क्या बनाएगा? एसिटल्डिहाइड, CH3CHOH। और इसी प्रोसेस के दौरान CO2 भी रिलीज होगा। ठीक है, ये क्या है? एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एक्सक्यूज मी नाउ। अब ये जो एसिटल्डिहाइड है, ये एसिटल्डिहाइड फिर फर्दर क्या होगा? फर्दर फिर ये बनाएगा इथानॉल, CH3CH2OH। ये है इथानॉल। एग्जाम्पल कहाँ बनाया है इसने? ईस्ट में। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यहां पर क्या यूज हुआ है? वही NaDH प्लस H प्लस, हाइड्रोजन रिलीज होगा, क्या बनाएंगे? NAD प्लस। वापस से रेडी, किस लिए? ग्लाइकोलिसिस के लिए ना। अगर हम यहां देखें तो ये क्या था आपका? इथानॉल का फॉर्मेशन, यानी कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एग्जाम्पल क्या हुआ यहाँ पर? ईस्ट। अब यहाँ पर एनसीईआरटी कहती है कि अगर इस इथानॉल का कंसंट्रेशन 13% से जैसे ही ज्यादा होने लगेगा, ईस्ट अपने आप को पॉइजन करने लगता है, यानी कि ईस्ट अपने आप को मारना शुरू कर देता है। यहां पर लिखा हुआ है yeast poison themselves to death when the concentration of alcohol reaches about 13%। important। तो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि what then would be the maximum concentration of alcohol in beverages that are naturally fermented। अब एनसीईआरटी आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती है कि अगर ईस्ट अपने आप को 13% के बियॉन्ड रख ही नहीं पाता, अपने आप को पॉइजन कर लेता है, तो जो नेचुरली जो अल्कोहल फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं उनका मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितना हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है 13%। तो एक सवाल और कि अगर 13% ही बनेगा, बट मार्केट में हाउ डू यू थिंक alcoholic beverages of alcohol content greater than this concentration are obtained। तो ये पूछती है कि ठीक है, फिर मार्केट में तो आपको 13% से ज़्यादा परसेंट वाला भी कंसंट्रेशन का अल्कोहल अवेलेबल है, तो ये कैसे पॉसिबल है? इसका आंसर आपको नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन जब आप अल्कोहल का पूरा ब्रिवरेज पढ़ेंगे, आपके पास केमिस्ट्री में भी है तो वहां पर आप पढ़ेंगे कि आपको बताया जाएगा एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस करके अल्कोहल का कंसंट्रेशन बढ़ाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप नोट इसे कर सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे जो बियर है ये नॉन डिस्टिल्ड प्रोडक्ट है, इसीलिए इसके अंदर इसका कंसंट्रेशन 13% नहीं होता। नाउ दूसरा चीज करते हैं, यहाँ पर एक जिक्र किया गया है व्हाट देन इज द प्रोसेस बाय विच organisms can carry out complete oxidation of glucose and extract the energy stored to synthesize a large number of ATP molecule needed for cellular metabolism। भाई उसका तो रिजल्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन। सो इन यूकैरियोट्स दीज स्टेप्स टेक्स प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि अब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं कि जो हिडन पोटेंशियल आपके पास NaDH प्लस H प्लस बना था ग्लाइकोलिसिस के दौरान,
हम आगे एक लिंक रिएक्शन भी पढ़ेंगे, आपके पास क्रेब्स साइकिल भी आएगा, उसमें भी ये प्रोडक्ट बनेंगे। तो जो इनके हिडन पोटेंशियल है, उनका एनर्जी कहाँ बनता है, फर्दर ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये आपको जिक्र किया जाएगा डिटेल में एरोबिक रिस्पिरेशन। तो आज की क्लास में हमने इस फर्मेंटेशन में, आज के सेशन में क्या पढ़ा, इस पूरे प्रोसेस में आपको पढ़ाया गया है दो चीज। क्या, एक ओवरव्यू ले लेते हैं रफली कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि ये बना था हमारा ग्लूकोज, बना नहीं था, हमने लिया था एज अ सबस्ट्रेट, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड। इस 6 कार्बन कंपाउंड का ग्लाइकोलिसिस के दौरान बना था पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड इज 3 कार्बन कंपाउंड जिसका 2 मॉलिक्यूल बना था। अब इस पायरुविक एसिड का हमने आज के जो सेशन में पढ़ा है वो दो पढ़ा है। एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इसका नाम है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसमें हमें ये क्या बन रहा है, यहां पर लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, कोई भी CO2 का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा प्रोसेस जो हमने पढ़ा उसमें इसने क्या बनाया, इथानॉल। इथानॉल के साथ साथ CO2 का प्रोडक्शन भी हुआ था। हमने बहुत ही डिटेल में इस यहां पर और इस स्लाइड में इसे इक्वेशन वाइज भी देखा है। इस प्रोसेस के दौरान हमने ये देखा कि इन सबस्ट्रेट्स का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, और इन दोनों ही प्रोसेस में जो ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो NADH प्लस H प्लस बने थे, NADH प्लस H प्लस बने थे, ये वापस से ऑक्सीडाइज होकर NAD प्लस बना रहे हैं, हाइड्रोजन रिलीज कर रहे हैं, और उन्हीं हाइड्रोजन को यूज किया जा रहा है लैक्टिक एसिड के बनाने में। सेकेंड प्रोसेस जो आपका इथानॉल प्रोडक्शन था, यानी कि इस प्रोसेस का नाम क्या है, इथानॉल फर्मेंटेशन। इथानॉल फर्मेंटेशन, इस प्रोसेस के दौरान अगेन जो आपका ग्लाइकोलिसिस में NADH प्लस H प्लस बना था, ये ऑक्सीडाइज होगा, NAD प्लस बनाएगा ताकि इसका सप्लाई ग्लाइकोलिसिस के लिए जारी रहे, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस स्मूथली रन करता रहे और नेट टू ATP का फॉर्मेशन बनाता रहे। तो अगर हमने एक नोट पॉइंट और देखा कि इन दोनों ही प्रोसेस में, चाहे वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो या इथानॉल फर्मेंटेशन हो, दोनों ही प्रोसेस में एक भी ATP का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। फिर हमने यहाँ पर एक ईस्ट की पॉइजनिंग का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, और ये पूरी NCERT की ये लाइन का पूरा कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में इंफॉर्मेशन लिया है। होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। स्टिल कोई अगर डाउट है किसी बच्चे को तो आप अपना कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली उस पर आंसर दिया जाएगा। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा एरोबिक रिस्पिरेशन पर। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।